हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में डीएसपी स्मॉल कैप फंड का डिटेल रिव्यू करके बताने वाला हूँ। मैं आपको एक्सेल शीट में फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा और लास्ट में आपको कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं शुरू ला देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, डीएसपी स्मॉल कैप फंड। इसका अगर आप लॉन्च ऑन डेट देखें तो 1 जनवरी 2013 है। मतलब इस फंड को अगर आप देखें तो 11.9 इयर्स हो चुके हैं लॉन्च होते होते। मतलब 11.9 इयर्स पुराना फंड है। इसका कैटेगरी रिटर्न देखिए 11.9 इयर्स में तो 22.32% तक का रिटर्न है। लेकिन इस फंड का अगर आप रिटर्न देखिए 11.9 इयर्स में तो 23.03% तक का रिटर्न है। जी हाँ, तो आप देख पा रहे कि मतलब यहाँ पे करीब करीब 1% का डिफरेंस है। मतलब इसने अपने कैटेगरी बीटिंग रिटर्न दे रखा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। डेफिनेटली ऑल टाइम अगर आपको कैटेगरी बीटिंग रिटर्न देता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक ही इसके लिए एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आगे हम इसमें पता लगाएंगे कि कितना रिस्क लेता है, ये हम डिटेल में इसके बारे में पता लगाएंगे। अब 5 साल अगर आप देखें तो कैटेगरी रिटर्न है जो 30.45% तक का रिटर्न है। लेकिन इस फंड का अगर आप रिटर्न देखें तो 30.8% तक का रिटर्न है। मतलब 5 साल के हिसाब से भी इसने अपने कैटेगरी बीटिंग रिटर्न दे रखा है। लेकिन भले मार्जिन यहाँ पे 0.3% हो, कुछ ज्यादा बड़ा मार्जिन नहीं है, आसपास ही रिटर्न है, लेकिन फिर भी कैटेगरी बीटिंग रिटर्न होना जरूरी हो जाता है जब आप कोई म्यूचुअल फंड का फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया होता है कंटिन्यूअसली हर महीने 10 साल तक कंटिन्यूअसली, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 1,000 रुपीज, और 1,000 रुपीज आपका कन्वर्ट होके बन गया आपका जो टोटल जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 1.2 लाख रुपीज 10 साल में, और 1.2 लाख रुपीज आपको कन्वर्ट होके बन गया होता 10 साल बाद 3.65 लाख रुपीज में। जी हाँ, तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब आपका जो पैसा है वो लगभग 3 गुना ही हो गया, 3 गुना के आसपास ही हो गया। तो आपका पैसा 10 साल में 3 गुना हो जा रहा है। तो आप इन्वेस्टमेंट की ताकत आप समझ पा रहे हो क्यों इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी होता है। अब मान लीजिए आपने इस फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके अपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है 1.2 लाख रुपीज, और 1.2 लाख रुपीज आपको कन्वर्ट होकर बन गया होता 2.09 लाख रुपीज में। जी हाँ, तो 2.09 लाख रुपीज में तो आपका पैसा डबल से भी थोड़ा कम आप मान सकते हैं। तो डबल जो होता है वो आपका 2.4 लाख रुपीज होता, तो आपका डबल पैसा होता। लेकिन यहाँ पे उससे भी करीब करीब 30,000 रुपए कम है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ इस फंड में अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको गोल्ड से भी अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। अगर एफडी में आपने इन्वेस्टमेंट किया था, जो अमाउंट डिपॉजिट था 1.2 लाख रुपीज, और 1.2 लाख रुपीज आपको कन्वर्ट होकर बन गया होता 1.74 लाख रुपीज में। जी हाँ, तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ताकत दिख रही होगी कि आप एफडी की तरफ क्यों ना मतलब ना जाके आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है। आप यहाँ पे डिफरेंस देख पा रहे होंगे। मतलब इस फंड में इन्वेस्टमेंट करके आपका पैसा जो है 3.65 लाख रुपीज हो रहा है, और एफडी में कर रहे थे 1.74 लाख रुपीज में रह रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब पैसा जो है मतलब जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है। अब रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे एवरेज है, और रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो वो भी एवरेज है। वो कैसे है वो हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं, जो आपको रिस्क एंड रिटर्न रेशियो में आपको पता चलेगा, जो कि मैंने लास्ट 3 इयर्स का इसका डेटा निकाल रखा है। हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे फंड और कैटेगरी के साथ, मतलब ये फंड और कैटेगरी के साथ। तो इसमें हमको पता चलेगा कि कितना ये रिस्क लेके चलता है और आपको रिटर्न दिलवाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें बीटा बीटा बेसिकली आपको बताता है वॉलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। जी हाँ, ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कितना वॉलेटाइल है विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क आपको बीटा से ही पता चलता है। तो यहाँ पे अगर 1 से नीचे हो उसे अच्छा ठीक ठाक सा माना जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें इस फंड का 0.81 है और कैटेगरी का भी 0.81 है। तो अगर वॉलेटिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे कैटेगरी के लगभग बराबर ही, मतलब लगभग नहीं एकदम बराबर ही वॉलेटिलिटी इसमें आपको देखने को मिलेगी। और रिटर्न जो है कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, क्योंकि आपको कैटेगरी बीटिंग रिटर्न दे रहा है। भले मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन रिस्क जो है आपको वॉलेटिलिटी है वो लगभग बराबर ही लेके चल रहा है कैटेगरी कंपैरिजन में, तो इसलिए पॉजिटिव फीडबैक रहेगा इस मामले में। ये देखिए डेफिनेटली यहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, स्मॉल कैप फंड है, लेकिन हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स कैटेगरी, इसलिए मैं यहाँ पे उसी की बेसिस पे पॉजिटिव फीडबैक दे रहा हूँ। आप ये मत सोचिए कि कम वॉलेटाइल होगा। आपका 0.81 तक है, तो इसका मतलब डेफिनेटली एक वॉलेटाइल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वॉलेटिलिटी, क्योंकि स्मॉल कैप फंड है। डेफिनेटली यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हो रखा है वो ज्यादातर छोटी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो रखा है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू इट्स कैटेगरी हम इस पे कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसके बराबर ही है। स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली आपको बताते हैं जो आपका एवरेज रिटर्न है ना, उसे कितना पॉजिटिव उससे कितना नेगेटिव जा सकता है। तो वो आपको एक रेंज पता चल जाता है, उसी के बीच में आपको हर साल रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। अगर ये भी कम हो उसको अच्छा खासा माना जाता है। यहाँ पे देखा जाए तो इस फंड का 15.38 है, और कैटेगरी का है वो 15.53 है। मतलब लगभग आसपास ही है, कोई ज्यादा बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है, लगभग आसपास ही है। लेकिन फिर भी कैटेगरी से स्टैंडर्ड डिविएशन इसका कम है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा और आपको रिटर्न भी ज्यादा दे रहा है। भले ही वो मार्जिन ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मार्जिन थोड़ा बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये एक अच्छी बात है, क्योंकि आपका रिस्क थोड़ा सा कम भी ले रहा है
और आपको रिटर्न भी थोड़ा सा ज्यादा दे रहा है कैटेगरी से। तो अभी तक मैंने आपको जितने बताया कि वो ज्यादातर पॉजिटिव फीडबैक ही रहा है, लेकिन हाँ, पूरा अभी आप वीडियो देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क है और कितना आप इसमें कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर लिया है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको मिनिमम एसआईपी 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो 100 रुपए से वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब लॉक इन पीरियड की बात करते हैं, इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं, कभी भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, कभी भी आपने इसमें से एग्जिट मार लिया। एम साइज की बात करते हैं, एम का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। जी हाँ, देखिए आप एसेट, इसमें क्या होता है कि मतलब आपका कितना पैसा इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, उसमें आपको बताता है एम साइज। तो इससे क्या होता है कि मान लीजिए आपका एम साइज कम है, तो वहां पे प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको इस पर्टिकुलर फंड में भरोसा नहीं आता, क्योंकि इस पर्टिकुलर फंड में पैसा कम इन्वेस्टमेंट हो रखा है, लोग ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे और इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तभी तो इसका एम साइज कम है। तो यहाँ पे अगर एम साइज आपका ज्यादा हो जाता है तो प्रॉब्लम क्या आती है, तो फंड मैनेजर को मैनेजमेंट करने में दिक्कत आती है। तो कभी कभार आपने सुना हो कि एसआईपी बंद कर देते हैं, कभी कभार लमसम बंद कर देते हैं, तो क्या होता है फंड मैनेजर को मैनेजमेंट करने में दिक्कत आती है। लेकिन हाँ, अगर एम साइज आपका ज्यादा है तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एम साइज अगर कम है तो डेफिनेटली आप इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कुछ खराबी है, कुछ प्रॉब्लम है, तभी यहाँ पे लोग ज्यादातर भरोसा नहीं कर रहे, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तभी यहाँ इसका एम साइज कम है। तो यहाँ पे एक पार्शियल इफेक्ट डेफिनेटली पड़ता है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपका जो फंड है 10 साल से पुराना है और 15 साल के बीच में, तो अगर एम साइज 10,000 करोड़ रुपए से लेकर 30,000 करोड़ रुपीज के बीच में, तो फिर इसको एक परफेक्ट एम साइज माना जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका जो फंड है वो आपका 10 साल से ज्यादा है और 15 साल के बीच में ही है। तो तो इसका एम साइज अगर आप देखें तो 16,147 करोड़ रुपीज का है, जो कि एकदम परफेक्ट एम साइज है। इसके मामले में एकदम पॉजिटिव फीडबैक दूंगा एम साइज के मामले में। एक्सपेंस रेशियो की बारे में बात करते, देखिए एक्सपेंस रेशियो बेसिकली क्या होता है कि देखिए आप तो दिमाग लगा नहीं रहे हैं, लगाने वाला आपके फंड मैनेजर है। फंड मैनेजर फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको रिटर्न दिलवाते हैं, तो वहां पे उनको एज ए मैनेजमेंट फीस कुछ पेमेंट करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट फीस है यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, 0.85% अपने प्रॉफिट का फंड मैनेजर को एज ए मैनेजमेंट फीस पे कर रहे हैं। तो देखिए ये 1% से कम होना जरूरी होता है, क्योंकि देखिए लॉन्ग रन में वो 1% भी लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाएगा, और आप एज ए मैनेजमेंट फीस पे करेंगे अपने फंड मैनेजर को, तो आपको भी चुभेगा, आप बोलेंगे यार ये क्या है। तो एक्सपेंस रेशियो 1% से नीचे उसको ठीक ठाक माना जाता है, लेकिन जो मैंने क्राइटेरिया सेट कर रखा है 0.7% से नीचे उसको अच्छा खासा माना जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 0.85% है। तो देखा जाए या तो ये तो मेरा कैटेगरी भी फॉलो नहीं करता है, और जो मैंने आपको बताया 1% नीचे होना चाहिए वो तो फॉलो कर रहा है, और मेरा जो है वो भी, मतलब आप एक मान सकते हैं इसको बीचों बीच में ही मान रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक एवरेज सा इसको फीडबैक दूंगा इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस रेशियो। देखिए 1% से नीचे होना चाहिए तो है, लेकिन मेरे हिसाब से 0.7% से नीचे होना चाहिए। देखिए 0.85% या 0.9% भी हो ना, लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाएगा जब आप लॉन्ग टर्म के लिए वेट करेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा कम हो सकता था, तो इसीलिए मैं यहाँ पे एवरेज सा फीडबैक दूंगा। अगर 1% के ऊपर होता तो मैं नेगेटिव फीडबैक देता, लेकिन यहाँ पे एवरेज सा फीडबैक दूंगा, ना तो अच्छा ना तो बुरा, ठीक ठाक सा एक्सपेंस रेशियो है। अब यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें, मान लीजिए अपने 1 साल से पहले प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट मारा तो 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे, और मान लीजिए अपने 1 साल के बाद अपने एग्जिट मारा तो आपको 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। लेकिन हाँ, अगर आप इंडियन इनकम टैक्स लाइन में आते हैं तो तभी आप देंगे, और अगर मान लीजिए आपने 1 साल से पहले एग्जिट मार लिया तो आपको 1% तक एग्जिट नोट देना पड़ेगा। 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो आपको एग्जिट नोट देने की कोई जरूरत नहीं है। और सबसे मेन बात करते हैं मार्केट कैपिटल। मार्केट कैपिटल में अगर आप देखें तो मिड कैप में 3.22% तक का एलोकेशन है, स्मॉल कैप में 91.15% तक का एलोकेशन है, लार्ज कैप में 0% तक का एलोकेशन है, अदर्स में अगर आप देखें 5.6% तक का एलोकेशन है। तो मार्केट कैपिटल के मामले में अगर आप बात करें तो ये देखिए यहाँ पे स्मॉल कैप में डेफिनेटली ज्यादा आपका एलोकेशन होगा, तो यहाँ पे 91% तक एलोकेशन है, डेफिनेटली यहाँ पे ज्यादा रहेगा, रिस्क ज्यादा बना रहेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को मैं थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा मार्केट कैपिटल के मामले में, क्योंकि देखिए इन्होंने सारा एलोकेशन ही स्मॉल कैप में कर दिया है। बल्कि सेबी ने बोल रखा है आप 66 या 68% तक का आप मिनिमम स्मॉल कैप रख सकते हैं, बाकी जो आपका बचा 30% या 32% वो आप मिड कैप में लगा लीजिए, लार्ज कैप में लगा लीजिए। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा लार्ज कैप या मिड कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, और स्मॉल कैप में थोड़ा घटा सकते थे, तो यहाँ पे रिस्क भी कम हो सकता था, लेकिन उन्होंने ये किया नहीं है। तो ये डेफिनेट एक रिस्की फंड है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू इट्स कैटेगरी थोड़ा सा कम रिस्क लेके थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न दे रहा है। मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, ये मत सोचिए कि बहुत बड़ा मार्जिनल डिफरेंस है। और मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ कैटेगरी से, वैसे मत सोचिए कि यार कम रिस्क लेके चल रहा है। डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा रिस्की फंड है। आप देख पा रहे हो कि मार्केट कैपिटल से भी 91.15% तक का एलोकेशन है, वो भी स्मॉल कैप में।
तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा, मार्केट कैपिटल के मामले में थोड़ा सा स्मॉल कैप कम हो सकता था और मिड कैप और लार्ज कैप में यहाँ पे एलोकेशन हो सकते थे। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो कंज्यूमर साइक्लिकल में 33.65% का एलोकेशन है, बेसिक मटेरियल्स में 21.72% का एलोकेशन है, इंडस्ट्रियल्स में 17.99% का एलोकेशन है, हेल्थ केयर में 9.22% का एलोकेशन है, कंज्यूमर डिफेंसिव में 7.78% का एलोकेशन है, फाइनेंशियल सर्विसेज में 4.32% का एलोकेशन है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 3.96% का एलोकेशन है, कम्युनिकेशन सर्विसेज में 1.15% का एलोकेशन है। तो एलोकेशन के मामले में देखा जाए, अगर ऊपर के जो 4 सेक्टर्स है ना, कंज्यूमर साइक्लिकल, बेसिक मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल्स और हेल्थ केयर, अगर ये 4 सेक्टर्स अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर देते हैं तो आपको ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड भी अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो यहाँ पे ये जो 4 सेक्टर पे टोटली डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन के मामले में मैं बोलूँ तो थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई हो सकता था, लेकिन हाँ यहाँ पे आप देख जाए 3 सेक्टर्स में इन्होंने ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बड़ा ज्यादा दे दिया, कंज्यूमर साइक्लिकल, बेसिक मेटल्स और इंडस्ट्रियल्स। अगर इनमें से एक और अगर आप सेक्टर में थोड़ा ज्यादा अच्छा खासा डाइवर्सिफाई कर लेते ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन इनका थोड़ा सा कंसंट्रेशन ज्यादा, तो मैं यहाँ पे एक एवरेज सा फीडबैक दूंगा इनके मामले में, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, ठीक ठाक सा सेक्टरल एलोकेशन है। फंड मैनेजर की बात करते हैं, यहाँ पे 2 फंड मैनेजर है, एक है विनीत सांबरे, इनका एक्सपीरियंस है 14.42 इयर्स का, और सेकंड जो आपका रेशम जैन, इनका एक्सपीरियंस है 6.68 इयर्स का। तो एक्सपीरियंस के मामले में देखिए, फंड मैनेजर का एक एक्सपीरियंस फंड मैनेजर होना जरूरी होता है, क्योंकि देखिए आप उनके बारे में पास्ट रिटर्न रिसर्च कर सकते हैं, मतलब पास्ट रिटर्न के बारे में जान सकते हैं कि भाई इन्होंने कितना अच्छा खासा रिटर्न दिलवाया है, तो उसी के बेसिस पे आप भरोसा करके इन पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन फंड मैनेजर को आप पैसा दे सकते हैं कि हाँ वो इन्वेस्टमेंट करे। आप इनकी स्ट्रैटेजी जान सकते हैं कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, तो इनका एक्सपीरियंस है तभी तो आप इनको रिसर्च करके जान सकते हैं। तो इसीलिए फंड मैनेजर के मामले में यहाँ पे रिसर्च अगर करना चाहते हैं डेफिनेटली कर सकते हैं। तो मैं फंड मैनेजर के मामले में पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स है, जो आपके पैसा जो है अच्छा खासा, उनका एक्सपीरियंस है तो अच्छा खासा वो इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, तो आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, तो ये ज्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक रहेगा फंड मैनेजर के मामले में। रेटिंग की बात करते हैं, यहाँ पे 3/5 रेटिंग रहेगा। देखिए यहाँ पे कुछ कुछ नेगेटिविटी आ जा रही है। सबसे पहली नेगेटिविटी है मार्केट कैपिटल, तो आप देख पा रहे 91.15% तक एलोकेशन है, थोड़ा कम हो सकता है लेकिन नहीं किया। सेक्टरल एलोकेशन थोड़ा और डाइवर्सिफाई हो सकता था लेकिन नहीं किया। तीसरा चीज हो गया आपका यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो, थोड़ा सा ज्यादा, अगर यहाँ से थोड़ा कम हो सकता था, 0.7 हो सकता था, 0.6% हो सकता था, लेकिन इन्होंने किया नहीं, 0.85%, जो कि थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंस रेशियो है एज कंपेरिजन टू एनी अदर स्मॉल कैप फंड। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो चीज जो है, जो मैंने आपको बताया, थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक इनके लिए रहता है, लेकिन हाँ मैं ओवरऑल बताऊं, आप इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई इतना ज्यादा पूरा बेकार फंड नहीं है। आप इसको एक एवरेज, मतलब थोड़ा सा अबव एवरेज आप मान सकते हैं इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को। लेकिन हाँ, अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड की तरफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपका एक बात याद रखें कि आपका टाइम फ्रेम 7 से 10 साल होना चाहिए, क्योंकि आप इतना ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, आपको वॉलेटिलिटी फेस करनी पड़ेगी, तो लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप देंगे तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। और हाँ, दूसरी चीज, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले कोई दूसरे स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड भी आप चूज, मतलब उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। जैसे आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड हो गया, क्वांट स्मॉल कैप फंड हो गया, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड हो गया, उसके बाद आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड हो गया, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड हो गया। तो ऐसे कई सारे स्मॉल कैप फंड है जो आपको इससे थोड़ा सा बेहतर देखने को मिलेगा। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड भी है, तो ऐसे आप उनके बारे में भी रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आप सारा पैसा जो है कभी स्मॉल कैप फंड में नहीं लगाएंगे, ये आप सोच के चलिएगा। और दूसरी चीज, खुद रिसर्च करके करिएगा, ये नहीं कि मतलब आपने भाग के जाके मैंने बोल दिया और आपने जाके इन्वेस्टमेंट कर दिया। लेकिन हाँ, ये एक म्यूचुअल फंड, अगर मैं इसको ओवरऑल बताऊं, थोड़ा सा एबव एवरेज इसका रेटिंग रहेगा, मतलब मेरे हिसाब से। लेकिन हाँ, एवरेज के आसपास ही है, मतलब एवरेज से थोड़ा सा ऊपर आप इसको मान सकते हैं। लेकिन मैंने आपको जो मेंशन किया उनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें कर सकते हैं, सारा पैसा मत लगाइएगा, खुद रिसर्च करिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं लाभ करता हूँ। थैंक यू।